शाम के 6 बज गए हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने आ रही है कि हारे हुए उम्मीदवार को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हारे उम्मीदवारों को मंत्री ना बनाया जाए। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, तो इसका मतलब बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, उनके दोबारा मंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाता है। और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इस बार वो खटीमा सीट से चुनाव हार गए, तो उनका भी दोबारा मंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाता है। कल योगी सुबह दिल्ली दौरे पर आएंगे और कैबिनेट को लेकर मंथन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, हारे हुओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बहुतों के लिए उम्मीद यहां से बनती हुई नजर आ रही है बीजेपी में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और पार्टी के भीतर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है कि हारे हुए उम्मीदवार को मंत्री नहीं बनाया जा सके। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात हुई, नीति निर्धारक जो बोर्ड है उसके वो सदस्य हैं, और उनसे हमने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि क्या मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसे उम्मीदवार को बनाया जा सकता है जो चुनाव हार गया हो, या उस पर कोई पुनर्विचार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी नीति अभी पार्टी के भीतर नहीं है कि हारे हुए उम्मीदवार को नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल दिया, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अरुण जेटली 2014 में लोकसभा चुनाव हार गए थे अमृतसर से, उसके बावजूद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया, सूचना प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। तो ऐसी कोई नीति नहीं है। हालांकि पार्टी आमतौर पर नैतिकता से बंधी होती है, और इसलिए नैतिकता के दायरे में रहकर ये कई बार फैसले लिए जाते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और जिस तरीके से आपने उदाहरण का यहाँ पर जिक्र किया, तो देखिए ना, उदाहरण तो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। आपने अरुण जेटली के बारे में यहाँ पर उदाहरण पेश किया, वहीं पार्टी के भीतर से ही उदाहरण जो है वो बीसी खंडूड़ी के नाम का दिया जा रहा है, उदाहरण जो है वो प्रेम कुमार धूमल के नाम का भी दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि हारे हुओं को भी मंत्री पद से बीजेपी में नवाजा जा सकता है। सीधे रुख करते हैं, पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, मतलब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं क्या केशव प्रसाद मौर्य? क्या खबर है? देखिए विकास, जो ये बात कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से वो बात सही है, और ऐसे भी मौके आए हैं जब हारे हुए को नहीं भी बनाया गया। और यूपी में ये सवाल और इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ। वो चुनाव हार चुके हैं, अब उन्हें क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। और बार बार ये बात कही जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी इस मंत्रिमंडल के चेहरों को, जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनको देखा जाना होगा। अब अगर केशव प्रसाद मौर्य हार कर भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो फिर ये भी देखना होगा कि डिप्टी सीएम की संख्या कितनी होगी। पिछली बार 2 थे, इस बार जैसे चर्चा है कि एक दलित समुदाय से होगा, एक अति पिछड़े समुदाय से होगा, ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कोटे से भी हो सकता है। तो केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता अगर साफ होता है तो संख्या भी डिप्टी सीएम की बढ़ सकती है, ऐसी चर्चा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। कुल मिलाकर समझना यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या 2024 को साधने के लिए यह खबर जो सामने आ रही है कि हारे हुओं को भी मंत्री पद से बीजेपी की तरफ से नवाजा जा सकता है, जिसमें सबसे उभर कर जो नाम सामने आ रहा है वो जाहिर सी बात है केशव प्रसाद मौर्य का है। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से हार गए, पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई, और ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य का क्या ये सवालिया निशान लगा हुआ था। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है उसका मतलब तो ये हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो डिप्टी सीएम फिर से बनाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो सकता है। ये साफ तौर पर बड़े मायने जो इस खबर से सामने निकल कर आए कि साहब जो हार गए हैं चुनाव, उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है बीजेपी में। तो बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के दोबारा मंत्री बनने का एक तरीके से क्या रास्ता साफ कर दिया है, इस पर अभी मोहर लगना बाकी है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो जोरों पर चल रही हैं साहब। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह होगा कहां, कब होगा, इस तरीके के कई सवाल हैं जो बने हुए हैं, सस्पेंस जो बना हुआ है। हालांकि 3 जगहों के नाम हैं जिन्हें लेकर चर्चा खूब जोर शोर से की जा रही है, और आज उन्हीं तीनों जगहों पर तैयारियां क्या की जा रही हैं, इसी बात का जायजा एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने लिया है। आपको दिखाते हैं संजय की खास रिपोर्ट। पहला विकल्प अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ, दूसरा विकल्प रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ, तीसरा विकल्प
काशीराम स्मृति उपवन लखनऊ। ये वो 3 जगहें हैं जो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इनमें भी पहला संभावित नाम इकाना स्टेडियम का आ रहा है, जिसमें बीते दिनों योगी सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेताओं का सम्मान और लैपटॉप स्मार्टफोन वितरण का भव्य कार्यक्रम किया था। इकाना स्टेडियम में करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एबीपी न्यूज की टीम ने इसका जायजा लिया। सूत्र बता रहे हैं कि 3 जगह इसके लिए चिन्हित की गई हैं, जिनमें नंबर 1 पर रखा गया है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को। आप देख सकते हैं पीछे की ओर मेरे इकाना स्टेडियम बना हुआ है। 2 सरकारी बड़े आयोजन बीते दिनों इस स्टेडियम में किए गए। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, इसको सरकार चाहती है कि बहुत ही भव्य बनाया जाए। दूसरे जिस नाम की चर्चा है वो है लखनऊ का रमाबाई अंबेडकर पार्क। रमाबाई अंबेडकर पार्क में 5 से 6 लाख लोगों की क्षमता है। साल 2007-2008 में मुख्यमंत्री मायावती ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ बड़ी रैलियां होती रही हैं, लेकिन कभी भी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ। तो मैं इसी पार्क में इस वक्त खड़ा हूँ। 50 एकड़ पर यह पार्क बनाया गया है, जिसके ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा मंच है, जहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। गेट हैं 7, इसमें प्रवेश द्वार हैं, जिनमें जो 2 इमरजेंसी गेट बनाए गए हैं। ये पूरे मैदान परिसर में डबल स्टेज का वो जो भव्य मंच आप देख रहे हैं, इसमें स्टेनलेस स्टील रेलिंग कराई गई है, फॉल सीलिंग है और स्टोन वॉल क्लैडिंग का काम भी किया गया है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीसरा विकल्प है काशीराम स्मृति उपवन। 2017 में योगी सरकार का पहला शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के आशियाना इलाके में स्थित इसी पार्क में हुआ था। काशीराम स्मृति उपवन में लगभग 3 लाख लोग आ सकते हैं। अहम बात यह है कि इस पार्क को 17 से 22 तारीख की सुबह तक के लिए आम लोगों के लिए बंद होने का नोटिस भी लगा दिया गया है। मैं इस वक्त स्मृति उपवन में खड़ा हुआ हूं, जहां पर लगभग 3 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। करीब 70 एकड़ का ये स्मृति उपवन बताया जाता है और इसमें पिछले वर्ष का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो बेहद भव्य हुआ था। थोड़ा बहुत साफ सफाई का और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये पार्क बीते चुनावों में कई बड़ी रैलियां भी यहाँ पर आयोजित की गई। अभी शासन के अधिकारी बहुत खुलकर बताने को तैयार नहीं हैं कि कौन सी जगह शपथ ग्रहण समारोह के लिए फाइनल की गई है। बहरहाल प्रशासनिक स्तर पर तीनों जगहों को लेकर मंथन चल रहा है। जहां तक योगी सरकार के शपथ ग्रहण की बात है तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो समारोह होली के बाद ही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व वाली जो नई सरकार है उसका चेहरा अगले 24 घंटे में ये उम्मीद की जा रही है कि साफ हो सकता है। होना यह है कि कल दिल्ली में बीजेपी की हाई प्रोफाइल बैठक होने वाली है, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और उनके साथ साथ पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद होंगे। अब बस एक दिन बाकी रह गया है जब यूपी की नई सरकार की सूरत सामने आ सकती है। योगी आदित्यनाथ की नई सरकार के मंत्रिमंडल की शक्ल क्या होगी, इसको लेकर कल बीजेपी की बहुत अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी की ये बैठक कल दिल्ली में होगी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तो मौजूद रहेंगे ही। यूपी के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे। 19 मार्च को बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह लखनऊ पहुंचने वाले हैं। वैसे योगी सरकार की दूसरी पारी के मंत्रिमंडल पर खासी माथापच्ची होने वाली है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस 2 साल बाद यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम होगी। सूत्रों से पता चला है कि मुख्यमंत्री के साथ 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें 22 से 24 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि 7 से 9 मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हो सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं वो स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं सरकार के गठन का, तो उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी सरकार और मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें फिर से मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो देखने को मिलेगी 19 के बाद से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक होली के बाद 20 या 21 मार्च को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर अभी अटकलों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को पार्टी संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। चुनाव हारने वाले केशव मौर्य को भी पार्टी में कुछ अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को इस बार कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी। बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं बहुत तेज हैं। बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम की रेस में बताए जा रहे हैं। बहरहाल इन तमाम अटकलों से अभी पर्दा उठना बाकी है। तो सत्ता के शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में तो सवाल का जवाब ढूंढना है कि साहब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इस बीच आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह से पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी मुलाकात करने पहुंचे। संसद भवन में ये बैठक हो रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी। अनिल बलूनी जो है उत्तराखंड से ही आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, लेकिन इस बार खटीमा से अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड में यही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजाया जाएगा। अपना चुनाव हारने के बावजूद कार्यवाहक सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं। उन्हीं को लेकर पार्टी के भीतर जोरदार पैरवी भी की जा रही है। कुछ देर पहले ही धामी संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें मैं भी आपको दिखा रही थी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि सीएम बनेगा कौन। बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी हाईकमान उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगा पाए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आए, तो कुछ विधायक भी हैं। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में जो मंथन हुआ, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष थे, बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल थे। आपका भी नाम चल रहा है और लोगों की मांग भी है कि पुष्कर सिंह धामी को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए पार्टी हाईकमान सभी चीज़ों पर विचार करता है और ये पार्टी हाईकमान का विषय है। प्रहलाद जोशी उन नेताओं में हैं जो नए मुख्यमंत्री को लेकर पुष्कर सिंह धामी की पैरवी कर चुके हैं, भले ही धामी अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गए। इसी तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बीजेपी के सामने पहले भी आई थी। 2017 में हिमाचल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए और उन्हें भी बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया। अब 2022 में पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर कुछ विधायक धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऑफर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी को करना है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड बीजेपी की एक विधायक रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। मुझे लगता है कि सबकी दावेदारी स्वागत योग्य है और शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में सारा विषय है। और महिला के रूप में कहें तो हम सब महिलाओं में सबसे वरिष्ठतम विधायक हम ही हैं, तीसरी बार के विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं अपने जीवन में। तो हमने लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम भी किया है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। ये सारी बातें पार्टी के संज्ञान में है, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। मैं मानती हूँ कि मेरी भावनाएं वहाँ तक पहुँची है। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के भीतर दावेदारों की कतार में और भी कई नेता हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए। और सत्ता की शपथ भूमि में अब बात करते हैं पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी अपनी बड़ी जीत को यादगार बनाने की तैयारी कर रही है। कल नए मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं पंजाब से एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की ये खास रिपोर्ट। अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान 16 मार्च को जिस जगह पर शपथ लेने जा रहे हैं, उस जगह पर हम मौजूद हैं। इनकलाब जिंदाबाद। नए सीएम भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी ने जनता से कनेक्शन और मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम में पंजाब के आम लोगों को न्योता दिया है। मैं बेनती करदा कि अपने इस बेटे अपने भरा दा हौसला ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ बुधवार ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। आम आदमी पार्टी ने शपथ का कार्यक्रम चंडीगढ़ के गवर्नर हाउस के बजाय शहीद भगत सिंह के पुश्तैनी गांव
खटकड़ कला में रखा। भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान 16 मार्च को जिस जगह पर शपथ लेने जा रहे हैं, उस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि तैयारी किस तरह की है। पहले आपको ये 3 स्टेज दिखाते हैं, जिसमें से पहला स्टेज ये बीच का स्टेज है, जहां पर ओथ सेरेमनी होनी है। भगवंत मान इसी जगह पर शपथ लेंगे। उसके बाद इसके दोनों तरफ स्टेज बनाए गए हैं। जो इस तरफ जो आपको ये स्टेज तस्वीरों में नजर आ रहा है, यहाँ पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो बैठेंगे। वो स्टेज आपको दिखेगा मुख्य स्टेज के सामने। यहाँ पर जो वीवीआईपी गेस्ट हैं वो बैठेंगे। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने फिलहाल किसी बड़े वीवीआईपी को नहीं बुलाया है, सिर्फ आम आदमी पार्टी से जुड़े बड़े नेता ही होंगे। उनके बैठने की जगह यहाँ पर होगी, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 40 एकड़ जमीन पर ये बड़ा पंडाल तैयार किया गया। पंडाल के भीतर 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों को न्योता दिया है। अक्सर आम आदमी पार्टी इसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह रखती है। आशंका ये जताई जा रही है कि करीबन 3 से 4 लाख लोग इस जगह पर पहुंच सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में 25,000 गाड़ियों की पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत पुख्ता किए गए हैं। 10,000 के आसपास जो पुलिस पर्सनल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों को तैयार रखा जाएगा कि अगर ज़रूरत पड़ने पर उनको भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप देखें तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भगवंत मान शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए वो शपथ उनके गाँव में ले रहे हैं। भगवंत मान ने जनता से अपील की कि शहीद भगत सिंह के सम्मान में सभी पीली पगड़ी बांध कर आएं। मेरे वीर दोस्त, वो सिर ते बसंती रंग दी पग बन्नना ते भैणां सिर ते बसंती रंग दा दुपट्टा चुन्नी लेके आना ना पवे। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। शपथ पंजाब में है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कोशिश अपना संदेश पूरे देश में पहुंचाने की होगी। तो 3 लाख के आसपास लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है भगवंत मान के इस शपथ ग्रहण समारोह में, जो शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में होगा। लेकिन इस बीच इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो तैयारियां की गई हैं, उस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। विवाद खड़ा हो गया। मान के शपथ ग्रहण से पहले जो विवाद शुरू हुआ है, वो जान लीजिए क्या है। दरअसल शपथ ग्रहण वाली जगह पर खड़ी फसल खेत में ये काट दी गई किसानों की, ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि किसानों की फसल काटकर ये पंडाल लगाया गया है। इस तरीके के आरोप जो विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए ये भव्य तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर करीब 3 लाख लोगों के पहुंचने का इंतजाम ऐसा माना जा रहा है किया गया है। 40 एकड़ के अंदर ये तमाम तैयारियां की गई हैं और अब इसी पर सवाल खड़े किए गए हैं विपक्ष की तरफ से। विवाद ये खड़ा हुआ है कि शपथ ग्रहण वाली जगह पर खड़ी फसल काट दी गई, मतलब किसानों को जबरदस्त नुकसान। समारोह के लिए जबरन गेहूं की फसल कटवा दी किसानों की प्रशासन ने, ये आरोप लग रहा है प्रशासन पर। मान के शपथ ग्रहण से पहले शुरू हुआ विवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।